बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, कहा जा रहा है कि पीडीएम का शहराजा बिखर गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े ना देकर जो लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी हुआ। और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीडीएम के ऊपर ख़ासी तनकीद की जा रही है। हुकूमती हलके जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, पुरमसरत हैं। वो ये इसको एक फ़रीद की जीत और एक फ़रीद की हार जो है वो तस्वर किया जा रहा है। लेकिन हालात का जायज़ा किसी और अंदाज से भी लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब कहीं कहीं और ज़्यादा मजबूत ना हो जाएं। अब उनकी बात के अंदर भी वज़न है, उनकी बात को भी देखना और समझना होगा कि फिर इसी निज़ाम के तहत दोबारा री इलेक्शन होगा, यही लोग री इलेक्शन करवाएंगे, तो फिर कैसे इस बात से उम्मीद जोड़ी जा सकती है। ये एक तरफ ये पीडीएम की सियासत है, इस्लामाबाद का हल्का है, उस हल्के के अंदर जो है वो खासी सियासी गर्मा गर्मी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और चैलेंजेस भी हुकूमत को दरपेश हैं। उन बड़े चैलेंजेस के अंदर एक चैलेंज महंगाई का चैलेंज है। महंगाई पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आगे रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है, अभी से ही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, चीज़ों को उन्होंने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। तो उसमें हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तान को हमेशा से कहा और समझा जाता है कि ये एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क होने के नाते हमारा जो डायरेक्ट हमारी जीडीपी में इसका हिस्सा है वो तकरीबन 20% के करीब है और फिर 70% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सूरत में हम यहाँ से जो है वो हिस्सा उठाते हैं। लेकिन इस हिस्से के मुतालिक ये ज़राअत के शोबे के मुतालिक हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि पिछली हुकूमतों ने भी काम नहीं किया, तो मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर क्या काम कर रही है। मेरे सामने पिछले 8 माह के फिगर्स हैं। पाकिस्तान ने जो जो एक ज़राअत से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुई हैं? वो उसमें गंदम है, चीनी है, कपास, गंदम, चीनी, कपास, खुर्दनी तेल, मसाला जात, चाय और दालें ये शामिल हैं। और पाकिस्तान का जो 8 माह का जो इंपोर्ट बिल है वो 50.29% जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। लगभग 5.344 बिलियन डॉलर जो है वो हमने की जो है वो इंपोर्ट कर ली हैं ज़री चीज़ें। अब ये ज़री चीज़ें हम पाकिस्तान इंपोर्ट करना शुरू हो गया। एक वक्त था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अब क्या पॉलिसीज़ अपनाने जा रही है कि पाकिस्तान ये जो हमारा बरामद से दरामद तक का सफ़र था, अब ये फिर से बरामद तक का सफ़र जो है वो कैसे बनेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये किसान इत्तेहाद वाले ये 31 मार्च को ये इस्लामाबाद जा रहे हैं एक ट्रैक्टर रैली लेकर। ये इनके मकासद क्या हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत से मनवाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब का। आप सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं, आपने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सर थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ खालिद खोखर साहब, आप चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, उन्होंने भी टेलीफोनिक लाइन पर मुझे ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनस गाजी साहब माहिर कानून हैं, आपने प्रोग्राम में सर ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब के पास जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं खालिद खोखर साहब का मौक़िफ़ मालूम कर लूँ कि ये 31 मार्च को क्यों इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, एक ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़। ये कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनकी ये चाह रहे हैं कि इनकी डिमांड्स पूरी हो जाएँ? जी खालिद खोखर साहब। जी देखें जी, हमारे जो मुतालबात कहें या गुजारिशात समझें, ये सिर्फ काश्तकारों के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए है। आज अभी आपने खुद बात की है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। देख रहे हैं, जिस मुल्क ज़रूरी मुल्क होने के नाते हमने इस दफा 4 बिलियन टन यानी 40 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट किया है। हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे। इस दफा हम कोई तकरीबन 8.5 मिलियन बेल कॉटन बेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल, जो हमारी जरूरत तब पूरी होगी। चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट किया करते थे, दालें हम कर रहे हैं, हर चीज हम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह यह है कि हुकूमती लेवल पे ना कुछ फैसले सही नहीं हो पाते कि आज इंटरनेशनल गंदम का रेट बनता है कोई 21-2200, लेकिन पंजाब के काश्तकार के लिए 1650 और सिंध के काश्तकार के लिए 2000। मेरे मोहतरम है जनाब सैयद हुसैन जानी गर्देज़ी साहब आपके पास तशरीफ फरमा है। इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, फेडरल मिनिस्टर ने भी कोशिश की कि रेट इसका बेहतर हो, लेकिन कुछ लोग आड़े आ गए, जो शहरी हमारे MP MNAs हैं या फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो इसमें रुकावट। अब अगर आप पिछले 40 साल का डेटा देख लें तो उसमें आपको नजर आएगा जब भी हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई है तो उस वक्त हमने हमेशा गंदम इंपोर्ट किया है। जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हुई है या उससे ज्यादा हुई है तो हमने हमेशा एक्सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी गंदम फिर स्मगल नहीं हो सकती।
दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है कि यकदम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारी जो डीएपी 2200 रुपए की थी आज से 2-3 साल पहले, आज वो 5600 रुपए की है। जो नेट्रोफास 1600 की थी वो आज 4000 रुपए की है। जो पोटाश हमारी कोई 2000 रुपए होती थी वो आज 5000 रुपए पे है। अभी यकदम बिजली का बिल ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कर दिया गया इन्होंने। एक मोटर टैक्स लगाया जी 200 रुपए पर किलोवाट। अगर मेरी 40 किलोवाट की मोटर है वो बंद भी रहती है तो मैंने 8000 रुपए महीना बिल देना है। अच्छा 17% जीएसटी लगा दिया है। अच्छा ₹1.95 टैरिफ बढ़ा दिया है। अच्छा उसके ऊपर एफटीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दिया है। एक क्यूटीए क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट वो लगा दिया है। एक एडिशनल जीएसटी लगा दिया गया है। अच्छा हमें दुख इस बात पे है कि अगर पावर डिवीजन कोई टैक्स लगा रहा है या रेट बढ़ा रहा है, कम से कम उसे चाहिए कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करे। अच्छा ठीक है, मैं आपका खालिद खोकर साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं आपने चंद पॉइंट्स जो हैं वो उनकी निशानदेही की। मैं हुसैन जहानिया गर्देजी साहब के पास जाना चाहूँगा। सर क्या सूबाई वज़ीर ज़राअत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? ये जो मसाइल हैं, जिन मसाइल की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें 2000 रुपया गंदम का रेट सिंध हुकूमत ने कर दिया, आपका 1650 रुपये रेट है। अभी ज़ाहिर है गंदम जो है वो हम बोना शुरू कर देंगे और फिर कटाई उसकी शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम मसाइल जो हैं जिसमें बिजली का टैरिफ का बढ़ जाना है, फिर ये इनका बिजली का बिल जो है वो उसमें 8000 रुपये का, ये तमाम मसाइल को किस तरह से आप एड्रेस करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये गंदम के जो रेट की आपने बात की है, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ खालिद खोकर साहब से कि अगर रेट कम होगा तो आपकी गंदम गायब हो जाएगी। और हमें आर्गूमेंट, जो काउंटर आर्गूमेंट, जब हम ये बात करते हैं कि रेट कम होगा तो गंदम गायब होगी, और यही पिछली दफ़ा हुआ है। और इसका काउंटर आर्गूमेंट दिया जाता है कि जी हम पाबंदी लगाएंगे। पाबंदी 1 महीना आप पाबंदी चाहे स्मगलिंग पे लगा भी लें तो पूरा साल ये पाबंदी कायम रखना मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हम जितने एक हमारे पुख्ता ईमान है तो इसमें मामलात गड़बड़ होते हैं। अब एक बात है कि मुल्तान की एक बंदे ने पिछले आज से कुछ माह पहले मुझे खुद कहा कि हमें एक ट्रॉले के पीछे 5 लाख रुपया बच रहा है गंदम का। लाख रुपया ट्रॉला क्रॉस करने का देते हैं और 4 लाख रुपया जेब में 4 लाख हमारी जेब में आ जाता। तो ये हमारी हालात है, मौरूज़ी हालात। बिल्कुल ठीक है। बल्कि जिस ज़माने में इंतज़ामी एतबार से यहाँ पर भी कमियां हैं, आगे बॉर्डर क्रॉस करें तो अगली हुकूमत वहाँ पे भी कमी है। वहाँ पे भी कमी है। बिल्कुल ठीक। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सिलसिला है वो एक ऐसा रास्ता है, उसको जब तक हम रीऑर्गेनाइज ना करें तो स्मगलिंग मुल्क में आने के लिए भी और मुल्क से बाहर जाने के लिए भी वो होती रहती है और उसमें से लूप होल्स निकलते रहते हैं। मैं थोड़ी सी और ये बात तो कर दी जाती है ना कि सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है एग्रीकल्चर के मामले में, लेकिन ये इश्यूज जो हैं ये सूबाई हुकूमत से बियॉन्ड है। अब मैं आपको माजी की एक बात बता देता हूँ कि एक वक्त में मैंने इसी तरह पिकेट लगवाई थी एक दिन एक बॉर्डर पे। अच्छा। और ऑयल टैंकर्स मैंने उस एक दिन में 400 ऑयल टैंकर पकड़ा था जिसमें गंदम थी। और वो ऑयल टैंकर्स बज़ाहिर यही शो कर रहे थे कि तेल जा रहा है, उनमें भरी हुई गंदम थी। बिल्कुल ठीक। और ये हमारे साथ हमेशा से ये सिलसिला रहता है। और इसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि फिर अर्बन पॉपुलेशन के लिए गंदम महंगी हो जाएगी। और साथ एक और आर्गूमेंट जो दिया जाता है कि अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन की कुल रिक्वायरमेंट इतनी है और इतनी अगर स्मगल हो जाए तो क्या उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अफ़गान मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमेशा फूड महकमा उसकी रिक्वायरमेंट को अकाउंट पार करता है, लेकिन हमारी गंदम की क्वालिटी क्योंकि बहुत बेहतर है इसलिए हमारी गंदम सिर्फ अफ़गानिस्तान तक नहीं रुकती, हमारी गंदम आगे भी जाती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाती है, रशिया में जाती है। और वो हमारी गंदम में उनकी
जो गंदम है वो उसमें वो क्वालिटी नहीं है, उसमें ग्लूटेन नहीं होता। अच्छा सर, गद्दी साहब, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने इस हवाले से मीटिंग की हो, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई हो? जाहिर है ये इश्यूज है ना, आज आके तो इशू एड्रेस तो आपने करना है ना, आप मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर होने के नाते प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्या ताउन नहीं मिलता आपको इसके ऊपर? जाहिर है ताउन नहीं मिलता तो ये तमाम मामला हो रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो गंदम के रेट बढ़ाने पे यहाँ हमारी जब मीटिंग हुई थी उसमें कन्विंस हो गए थे। अच्छा। फिर कुछ लोगों ने उनको काउंटर आर्गूमेंट्स दिए, तो फिर अब मामला बीच में लटका हुआ है। और इस सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब को भी एक तफसीली गुफ्तगू की है उनके बारे, गंदम के बारे में, और मैंने वार्न किया है कि इस सूरत हाल में मामलात काफ़ी ख़राब होंगे। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है ना, ये भी तो है। हाँ, दूसरी बात जो खालिद साहब ने भी की है, आप भी कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, उसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करूँ जी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली उन चीज़ों की बढ़ी है जो हम इंपोर्ट करते हैं। और इस वक्त हमारी पाकिस्तानी कौम तो एक बड़ी बाहिम्मत कौम है। ये तो कोरोना की परवाह किए बगैर ये तो अपनी एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पे देहातों के लोग तो कोरोना को समझते नहीं, सीरियसली ना पहले लिया ना अब ले रहे हैं। तो हमारी यहाँ तो एक्टिविटी चलती रही है। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी थी वो स्मार्ट लॉकडाउन की हुई, जिस पे अपोजिशन ने शुरू में उनको क्रिटिसाइज़ भी किया था, लेकिन वो वक्त ने साबित किया कि उनकी पॉलिसी सही थी कि इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी में ब्रेक ना आए। इसके बरक्स बाहर के मुल्कों में तो इकोनॉमीज टोटली रुक गई हैं, और उसके नतीजे में बाहर के मुल्कों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो हम खाद बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे DAP जो यहाँ हमारे मुल्क में नहीं होती, और जैसे और कोई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेड हमारा आइटम है, आप उसकी वो डॉलर रेट की वजह से आप ये कह रहे हैं कि वो डॉलर रेट, लेकिन अभी तो डॉलर जो है वो पिछले 1 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आया हुआ है। खालिद खोकर साहब, मैं कुछ हुकूमत ने जो अच्छे काम किए हैं मैं चाहूँगा कि वो भी आपके सामने रखूँ, फिर आपने बताना है कि हुकूमत के ये अच्छे काम आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आते ही 300 अरब रुपए का ज़री पैकेज दिया था, उसके ऊपर आप लोगों को पैकेज जो है वो वक्तन फ़ौक्तन 5 सालों में मिलना है, वो मिल भी रहा है। फिर दूसरी बात, ज़री मशीनरी काश्तकारों में तकसीम करने की हुकूमत ने कोशिश की है, 1200 लेज़र मशीनें जो हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा जो ज़री मशीनरी के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, इसको ख़त्म करने की बात की गई है। कर्ज़ों की फ्राहमी के लिए जो है वो प्लान मुरतब किया गया है, और फिर 128 अरब रुपए की लागत से जो है वो खालों को पुख्ता किया गया है। सर ये मॉडल ज़री मंडियों के क़याम के लिए तकरीबन 21 अरब रुपया इन्होंने रखा है। ये फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए भी जो है इन्होंने पैसे तकसीम किए हैं, 12 अरब के करीब। 78,000 एकड़ बंजर ज़मीनें जो हैं वो काबिल काश्त की हैं। ये सर तमाम काम पंजाब हुकूमत ने किए हैं। सर आप अप्रिशिएट तो करेंगे इनको? देखिए जी, मैं आपको बात करूँ, जो आपने बात की है 342 अरब था वो, ठीक है जी, वो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम आया था, ठीक है जी। खालों की बात हुई लेकिन उस पर वो काम नहीं हो सका, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इन्होंने 4 फसलों के लिए जो पैसे रखे थे वो बनता था कोई 42 अरब रुपया फसलों के लिए, ठीक है जी। वो फसलें थी, उसमें था गन्ना, चावल, मेज, ठीक है जी, ये फसलें थी। उसमें से उन्होंने कॉटन को निकाल दिया था, कपास को, ठीक है जी। कपास को निकाला गया तो समझ लें कि पाकिस्तान को निकाल दिया गया। कपास को निकाल दिया सर आपने? जी, कपास को निकाल दिया था। मैं चले आता हूँ आपके पास, पहले ये कंप्लीट कर लें जी। हेलो जी, आप कंप्लीट करें सर। उसमें कपास को निकाल दिया गया। अच्छा, ठीक है जी। अभी कोविड-19 में अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज अनाउंस किया, दूसरा पैकेज अनाउंस किया 1200 बिलियन का, जिसमें 63 बिलियन ज़राअत के लिए था, ठीक है जी। बाकी तमाम सेक्टर को मिल गया, ज़राअत को 1 रुपया नहीं मिला उसमें। अच्छा, बाकी सबको मिल गया, ज़राअत को नहीं मिला। ज़राअत के लिए ऐलानात किए जाते हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, आपके पास एग्रीकल्चर तशरीफ फरमाए, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान में या पंजाब में मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का वजीर नहीं है।
एग्रीकल्चर का वजीर होता है फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, वफात में होता है फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है ना जी। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि खुदा करे कि तभी बेहतरी आएगी कि अगर ये लोग बाख्तियार होंगे, क्योंकि ये स्टेक होल्डर हैं, ठीक है जी। ये लोग हमारा दर्द समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि वहां पे खेत के हालात क्या है, काश्तकार के घर के हालात क्या है, ठीक है जी, उसको नहीं पता इस चीज का। ये लोग क्योंकि खुद जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदारा करते हैं। वो सैजानी गद्दी साहब की तो क्वालिफिकेशन भी एमएस एग्रीकल्चर है, हमसे बेहतर समझते हैं। अच्छा, लेकिन होना ये चाहिए जब बजट आए तो इनकी तजावीज ली जाए। अगर बिजली का रेट बढ़ाना था, हमारे ऊपर टैक्सेस लगाने थे, तो हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बैठ के डिस्कस करते, ठीक है जी। फिर अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगाता तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खिलाफ। ठीक है सर, मुझे गर्देजी साहब का जवाब ऐड करने दे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। गर्देजी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि ये तमाम काम जो हैं वो अपनी उस शक्ल में नहीं हो सके। मैंने तो आपकी तारीफ करने की कोशिश की है जी। एक नहीं, जो आपने फैक्ट्स बताए हैं वो भी हकीकत पे मबनी है, और उसके अलावा जो बात खोखर साहब कर रहे हैं कि पैकेज में कपास शामिल नहीं थी, उस पैकेज में गंदम शामिल है, गन्ना शामिल है, खुर्दनी तेल, चावल शामिल है और खुर्दनी तेल, मकई, वो खोखर साहब जो कह रहे थे मकई शामिल नहीं जी इसमें। और उसमें जो खाले भी वो कह रहे हैं पक्के नहीं हुए सर। पक्के खाले तो हो रहे हैं। अच्छा। उसमें तो हमारा वो प्रोग्राम तो एक स्टार प्रोग्राम है, और उसमें एक कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक का भी है, और वर्ल्ड बैंक मॉनिटर करके उसको वो ए ग्रेड में कैटेगराइज कर रहा है उस प्रोग्राम को। उसमें तो हमारी प्रोग्रेस बहुत। सर आप ये मॉडल जरी मंडियों के क्याम का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं सर, हमारे यहाँ मैं उस पर भी आ जाता हूँ। ये खोखर साहब की जो बात है ना, कपास शामिल नहीं थी उस वक्त, और उस वक्त मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी नहीं था जब ये पैकेज बना। और मैं समझता हूँ कि कपास को ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि कपास से ही हमारा मुल्क ज़र मुबादला कमाता है। ये बाकी अजनास से तो कोई इतना खातिर खास ज़र मुबादला नहीं कमाया जा सकता। टेक्सटाइल सेक्टर है और वैल्यू एडिशन। और इस दफ़ा अब इसके कपास के लिए खसूसी एक प्रोग्राम किया है, और अब जैसे कपास का सीज़न नज़दीक आने लगा है, मैंने वीकली बेसिस पे कपास के बारे में मीटिंग ले रहा हूँ। लेकिन कपास की फसल हमारी इतनी पीछे चली गई है कि उसमें अब कुछ वक्त लगेगा उसको रिवाइव करने में वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। एक जुमले की बात जी प्लीज करना चाहता था कि देखिए, पंजाब ये मौजूदा जो हुकूमत है उसके पास एक मॉडल है, और वो कोई बहुत पुराना मॉडल नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई साहब शायद वाहिद पाकिस्तान की तारीख में वो एक वज़ीर आला गुजरे हैं जिन्होंने सही मानों में पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर फोकस किया। और पाकिस्तान, पंजाब में पर्टिकुलरली आप देखें 5 साल में ज़राअत के शोबे में चौधरी परवेज़ लाई के दौर में जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो काम हुआ, जिस तरह इंसेंटिव दिए गए, उसके फ़वाइद 2012-13 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने उठाए। खाल पक्के होने का पहली बार कॉन्सेप्ट जो है तभी हुआ था। तो एक मॉडल मौजूद है, वो चौधरी परवेज़ लाई वाला, उसी को फॉलो कर लें और फिर देखें कि वो 5 साल जो ज़राअत पे काम किया उसका 10 साल तक फ़ायदा लिया पाकिस्तान की हुकूमतों ने। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक पे जानूँ, ब्रेक काफ़ी लंबी हो गई, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी प्रोग्राम में अंदर मुझे ज्वाइन कर लिया। प्रोग्राम में पहली ब्रेक में हमने ज़राअत से मुतल्लिक खालिद खोखर साहब हमारे साथ थे, वो 31 मार्च को जा रहे हैं इस्लामाबाद ट्रैक्टर मार्च लेकर। ये ट्रैक्टर मार्च का कॉन्सेप्ट इंडिया से शायद उन्होंने पिक किया है, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया था ट्रैक्टर के ज़रिए से, और ये भी अब ट्रैक्टर के ज़रिए से एहतजाज कर रहे हैं। मुल्तान और दीगर शहरों के अंदर भी एहतजाज किया इन्होंने, अब ये वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब ने उनके इश्यूज़ को वो समझा और उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो है वो यकीन दहानी भी करवाई। अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं PDM की। इस्लामाबाद के अंदर सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर है।
और हुकूमती हल्के खुशी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि पीडीएम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के जवाब में, जो वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे, उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से अब बाकायदा अपोजिशन को पेशकश भी आ गई है कि आ जाएं, हम बैठते हैं और मिल बैठकर कुछ इस्लाहात के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेकंड ब्रेक जो है वो सीनियर रहनुमा से आगाज़ करूँ। चौधरी साहब, ये कौन सी इतनी मजबूरियाँ हैं जो आपके सामने हैं? आप 9 जमातों के मौक़िफ़ को अहमियत नहीं दे रहे, अपनी बात किए जा रहे हैं, जबकि 9 जमातों को आप, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि उनके मौक़िफ़ को अहमियत देनी चाहिए। आपका रवैया गैर जमहूरी रवैया है। सर, ये गैर जमहूरी रवैया क्यों आपने अपनाया? सर, उसकी मजबूरी तो बताएं ज़रा। हमने भी कब नहीं कहा कि हम भी कहते हैं कि इस्तीफे हम देने को तैयार हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम समझते हैं कि इस्तीफ़ों को एज ए लीवर इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो इस तरीके से हो कि इस्तीफे इस तरह से हो कि जैसे जी हमने जाके ऑल ऑफ ए सडन फजल रहमान साहब ने ये बात कह दी लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले कि जी लॉन्ग मार्च दिन इस्तीफे हम पेश कर देंगे। ये कहा तय था? कोई तय नहीं था, क्योंकि हमारी अपनी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि हमने स्टार्ट पे इस्तीफे कोई सरेंडर नहीं करने, आपको दे दिए हैं, चेयरमैन के पास इस्तीफे पड़े हैं, सब पार्टियों ने अपने अपनी पार्टी के हेडों को इस्तीफे दे दिए हैं। लेकिन जो असल बात है कि हम चाह रहे हैं कि हुकूमत को निकालना है तो उसको जमहूरी तरीका ही होता है कि उसके वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की मूव चले, उसके लिए आगे चले। वो चल गई, उसमें देखें नतीजा क्या निकला। वो कौन सी मूव थी? ये इमरान खान साहब ने खुद लिया एतमाद का वोट। वो नो कॉन्फ्रेंस अब 6 माह तक आप ले नहीं सकते भाई, वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का नहीं है। अब बात सर, एतमाद का वोट लिया ना उन्होंने, आप अदमे एतमाद पेश अब 6 माह तक नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझे जी। पंजाब में कर सकते हैं, कर सकते हैं, केपी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, की तैयारी नहीं कर सकते, बहुत सी जगह कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब इमरान खान ना समझे, सारी गवर्नमेंट उन्हीं की है। ठीक है। तो बात यह है, अब हम आज उन्होंने कहा भी हम सीसी की मीटिंग में फैसला दोबारा करेंगे, हम यहाँ बैठ कर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप पे डिसीजन लिया, जब भी लिए हैं। और ये MRD से लेके आज तक उठा के देख ले, कभी ये नहीं हुआ कि हमने एक बंदे ने फैसला किया हुआ जी कर दो, और उसी हिसाब से वो चलता है। हाँ, अब यह है कि ये इनका नुक्ता नज़र ये है कि जी हम इस्तीफ़ों को फौरी खाली कर दें। मैं सीधी बात आपसे करता हूँ, कोई याद होगा यहाँ साथ साहब से हमने रुकवा दिए थे इस्तीफे के भी इनके एक्सेप्ट ना करो। जी बिल्कुल, 2014 में एक वाकया में एक साबित हो चुका है कि अगर स्पीकर असेंबली चाहे तो आपके इस्तीफे आगे ना भेजे, ठीक है, और वो 3-3, 4-4 करके भेजता जाए और 4-4 इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ का आप खड़े हैं, क्या प्रेशर डालेंगे आप उसमें? बिल्कुल ठीक। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाते हुए सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये सिर्फ इश्यूज, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट। सर, आपने अपने 2 मौक़िफ़ अपनाए। एक आपने कहा हमने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है, आपको उसका फ़ायदा हुआ, पीडीएम को ओवरऑल फ़ायदा हुआ। आपने कहा हमने सेनेट इलेक्शन में जाना है, आप इस्लामाबाद की सीट भी विन करके आपको उसका फ़ायदा हुआ। अब मौजूदा हालात के अंदर 9 जमातों को आप कन्विंस फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मसला ये नहीं, बात तो तलखी तक बढ़ गई ना सर। तलखी बढ़ी, तलखी नवाज शरीफ साहब पे सर ये बात की गई, जरदारी साहब का ये जुमला बहुत अहम है कि मैं कौम को एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़वाना चाहता। मेरी बात सुने, मेरी अपनी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी का स्टांस तो वहाँ डिस्कस कर सकता हूँ ना, वो स्टांस का डिस्कस से मुझे कोई रोकेगा तो नहीं ना। बात फैसला तो है बाद में, उस पीडीएम के जो चार्टर है उसके ऊपर हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना पॉइंट तो दूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपने जो एक दिन पहले सेनेट के इलेक्शन एक दिन पहले ट्वीट दे दिया और जिसमें आपने जो बयान किया जिसका नुकसान हमें सेनेट के वो चेयरमैन के इलेक्शन में हुआ, वो आपके सामने है ना। क्या जरूरत पड़ी थी मियां नवाज शरीफ साहब को उस दिन बयान देने की? मैंने कहा था उन्हें। सर, आपको पता है जैसा आपके पीडीएम के इस सारे एपिसोड के बाद जो सबसे ज्यादा मजबूत हुए हैं वो हुकूमत मजबूत हुई है। तो ही है, हुकूमत तो जिस जगह पे खड़ी है वही है। क्या हुकूमत ने सुबह महंगाई खत्म कर दी है? क्या हुकूमत ने गुड गवर्नेंस ले हैं? आज हुकूमत परेशान फिर रही है कि जब हम नई कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, क्या कर लिया हुकूमत को? नहीं, किसी हुकूमत कहीं नहीं वापस आई ना, हुकूमत मजबूत हुई है। आप मुझे अब आगे बढ़ने दें। हुकूमत मजबूत था, एक सेकंड, हुकूमत मजबूत था वो कि उसने कोई ऐसी चेंजेस ले हैं कि रातों रात ही आ गया, डॉलर सुबह नीचे आ गया, सुबह प्राइसेस डाउन हो गई, तो हम समझे आज बहुत बड़ी हुकूमत है। ठीक सर, आपके पास मौका मौजूद है डिलीवर करने का। ये इनका शरादा भी बिखरता जा रहा है सर। अगर इन्होंने इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर ये स्टिक रहे कि हमने इस्तीफे नहीं देने तो पीडीएम टूट जाएगी सर। ये तो पढ़ी लिखी बात है, आप फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे सर, क्या वजह है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये इतने अरसे की मिस गवर्नेंस जो है उसको ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक। और पहली बात ये है
कि सबसे पहली डिलीवरी या सबसे बड़ी डिलीवरी ये है कि जो करप्शन जो इस मुल्क में थी और उसको कंट्रोल किया है, और वो करप्शन को आपने कंट्रोल किया है। जी जाहिर है, जो अब बड़े स्कैंडल तो नहीं आते ना, अच्छा। जैसे पिछली हुकूमतों में स्कैंडल आते। सर क्या आप समझते हैं कि आपके महकमों ने डिलीवर करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अब करप्शन के बगैर पैसे लिए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं? करप्शन की अजब कहानी है जो कहा करते थे कामरान खान साहब, अब तो नहीं ऐसी कहानियाँ आ रही। तो ये पटवार कल्चर उसी तरह से है, पुलिस लोअर कल्चर लेवल उसी तरह से है, लोअर लेवल वापडा के अंदर कोई काम हो जाए पैसे के बगैर होता नहीं है, करप्शन कैसे खत्म होगी सर? आप मेगा स्कैंडल्स में करप्शन की बात करते हैं। मेरी बात अब सुनेंगे ना, जो लोअर लेवल पे करप्शन है वो तो मैंने खुद मिसाल दी आपको गंदम की, और जो वो अब ये बताएं कि इमरान खान पूरी जगह तो डंडा लेके नहीं खड़ा हो सकता ना, लेकिन जो मेजर जो करप्शन थी, जो हुक्मरान जायदादें बनाते थे, मुल्क गरीब होता चला जाता था और हुक्मरान अमीर से अमीर तर होते चले जाते थे, वो सिलसिला तो इस वक्त नहीं चल रहा, वो सिलसिला तो अब बंद हो गया ना, वो उसके स्कैंडल अब नहीं आ रहे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूँकि माजी में पिछले 5 साल ज़बरदस्ती डॉलर को एक खत पे रोके रखा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो उस वक्त एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर थे, और 5 साल बाद वो 18 अरब पे आ गए थे, 22 अरब पे आ गई थी, कम हो गए थे बिल्कुल, और भी कम हो गई थी। 18 अरब तो ट्रेड करंट अकाउंट डिफिसिट, 18 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट जो थी वो 22 अरब पे आ गई थी। तो 5 सालों में 3 अरब डॉलर की कमी वाक़ हो गई एक्सपोर्ट में। तो वो उसकी वजह वही जो डॉलर को पलट गया। अब जैसे ही वो डॉलर पैरिटी उसको अपनी हैसियत पे आई, तो जाहिर है कि वो पैरिटी के साथ महंगाई उसी तरह बढ़ गई, और उस महंगाई को हम फेस कर रहे हैं। और ये जब भी कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। सर आपके सामने अब चैलेंज कोई नहीं है, अगर पीडीएम का भी शहरादा बिखर चुका है, चैलेंज तो पहले भी नहीं था, पहले भी पीडीएम में तो जितनी एक दम खम था वो आपको पहले आपके भी सामने पता है, ठीक है, पहले भी अच्छा। अनस गाजी साहब के पास मुझे जाना है सर। मैं अनस गाजी साहब, सर गुजारिश ये है कि हमने पहले भी इस पे बात की, बहुत बात की, और अब भी मैं चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि ये पीडीएम की एक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, जरदारी साहब की एक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती कि इधर से कोरोना की तीसरी वेव आ चुकी है, पब्लिक को आप मोबिलाइज उस तरह से नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च करते हैं तो एक तरफ कोरोना एसओपीज़ पे अमल दरामद की हुकूमत बात कर रही है, और दूसरी तरफ ये पीडीएम अगर लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में जाती तो लोगों का रिस्पॉन्स इनके साथ उस तरह से ना होता। इनकी हिकमत अमली ना समझा जाए इसको कि इन्होंने मौजूदा हालात को सामने रखते हुए अपने इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया। अगले 2-4 माह के बाद जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। जी आपकी बात दुरुस्त है अरसलान साहब, मैं लेकिन ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये इसका दूसरा भी एक पहलू है। अच्छा, एक तो ये जैसे आपने फरमाया कि हिकमत अमली हो सकती है, ठीक, और दूसरा इसका बड़ा जो पॉजिटिव या एक प्रैक्टिकल जो हो उसकी रीज़न है कि आप ये मत भूलिए कि जैसा कि हमने कुछ अर्सा पहले जब ये पीडीएम बनी थी तो आपने मदऊ किया था और इस पर हमने बड़ा तवील प्रोग्राम किया था, तो आपने कहा कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो आज प्रोग्राम आप पिछले साल वाला देख सकते हैं। तो तब भी मैंने अर्ज़ किया था कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अच्छा, क्योंकि इसके पास पीडीएम के पास कोई एज सच प्रॉपर इनके पास वक्त एजेंडा नहीं था। कितना अरसा तो पीडीएम बनाने के बाद खुद कंफ्यूज रहे कि करना क्या है, अवाम का दर्द, मसाइल, उनकी परेशानियों के लिए के हल के लिए बाहर निकलना, महंगाई के खिलाफ उठना, ये एजेंडा नहीं था, ये नहीं था। क्योंकि इसको ये ला नहीं सके थे। असल एजेंडा उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से बाहर रहने का, वो पहली बार उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा कि हुकूमत से बाहर थे। नून लीग वालों को यह था कि सारी क़यादत जो है वो करप्शन के केसेस में पकड़ी हुई जैलें भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ यही एस्पेक्ट उधर भी है। इसका दूसरा पहलू मैं आपकी से बात कर रहा हूं, इसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि वो ये समझते हैं कि एक गैर जमहूरी हुकूमत है, इस हुकूमत ने इंतखाबात को मैनेज किया है अदर मीन्स के जरिए से, अदर रिसोर्सेज के जरिए से। ये जब इस हुकूमत को ही गैर जमहूरी हुकूमत समझते हैं, इन इंतखाबात को सही नहीं समझते, तो इस बात को भी की दुरुस्तगी की बात करना, ये क्या बात गलत है? अच्छा चलें, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पिछली बात अभी नहीं दोहराता, आपके जुमले का जब आपकी बात का जवाब देता हूँ।
9 जमातें का कंसेंसस है कि जी इस्तीफे दे देने चाहिए, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है चलो जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक पीपल्स पार्टी चूंकि एक प्रॉपर सियासी जमात है, एक अपना माजी में एक अपना बैकग्राउंड रखती है और ग्रॉस रूट लेवल से वो सियासतदान बनाती है, उन्होंने तो अपनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी का सबूत दिया है। बाकी 9 जमातों की हद तक वो कंसेंसस है कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे, दे दें। मौलाना फजल रहमान सबसे पहले आगाज करें, नून लीग करे, बाकी 9 जमातें दें, यूटिलाइजेशन भी तो दिख जाएगी ना कि उसका फायदा होगा। नहीं फायदा की छोड़ें, जब फायदे नुकसान को ना देखें, जब आपकी बात है कि गैर जमहूरी, देखें आपने फरमाया, अरसलान साहब आपने फरमाया कि वो समझते हैं पहले दिन से कि जी ये गैर जमहूरी हुकूमत है, ये शायद जो है वो कोई बैकडोर से आ गए हैं, इलेक्ट होके प्रॉपर नहीं आए, तो फिर वो क्यों असम्बलियों में बैठे हैं, असम्बली का हिस्सा क्यों है, सूबाई असम्बलियों में क्यों बैठे हैं, वो उसे इस्तीफा दे दें, मत जरदारी साहब को इंतजार करें। देखिए जरदारी साहब मैच्योर सियासतदान होने का सबूत दे दिया दोबारा एक बार कि वो उनकी लीडरशिप बाहर नहीं भागी हुई। ये तो एक मौकफ हो गया। दूसरा मौकफ आपने कहा कि इनका एजेंडा ठीक नहीं है, उसके ऊपर बात करें। वो भी है ना कि उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि हम वहां पर सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ पर विफाक में भी हमारे पास सीटें हैं, और फिर ऐसा हमारे पास कोई रीजन, कोई ऐसी वजह बड़ी नहीं है जिसके ऊपर हम इस्तीफे देके चले जाएं। जमहूरी अमल को चलते रहना चाहिए पूरी दुनिया में। जहां भी आप पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम अरसलान साहब तभी पनपते हैं, तभी मैच्योर होते हैं, तभी मजबूत होते हैं जब आप उस पहिए को साइकिल को चलने दें। जब आप इस तरह से गैर जमहूरी रवैये अपनाएंगे तो वो सिस्टम जो है फिर कोई ना कोई दूसरी ताकत आएगी जो वहां पर सिस्टम को ब्लॉक कर देगी, और फिर आप अगली एक दहाई पर जा पड़ेंगे, 10 साल फिर आप वापस बैक गियर आपको लग जाएगा। तो लेट इट रन, लेट इट गो ऑन। और उसका अगली बात हमने उस वक्त भी आपको 1 साल पहले भी अर्ज की थी कि पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है कि इस तरह की जब सियासी जमातें अपोजिशन की जब वो हार जाए इलेक्शन हारने के बाद, और इस तरह के गैर जमहूरी, बेसिकली गवर्नमेंट गैर जमहूरी नहीं, ये जो इत्तेहाद है ना, ये गैर फितरी इत्तेहाद थे, ये सारे अपने अपने जाती मफादात वाला ये इत्तेहाद था। और नून लीग को प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो आधी लीडरशिप है वो जेलों में है, जो मेन लीडर हैं वो वैसे ही मुल्क से भागे हुए हैं, वो अदालती। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है ये गैर फितरी इत्तेहाद था और इनका एजेंडा अवामी एजेंडा नहीं था। नवीद चौधरी साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, एक तो ज़ाहिर है आपका गैर फितरी इत्तेहाद था जिस वजह से भी इख्तलाफात ने जन्म लेना था, और फिर अगला रोड मैप कोई नहीं है, आप लोगों को अंदाज़ा ख़ुद को नहीं है कि आप लोगों ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई इलेक्शन लड़ना है तो इकट्ठे लड़ना है, नहीं लड़ना, आम इंतखाबात हो जाते हैं तो उस वक्त एजेंडा क्या होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है सर। तो ये जब इतना सारा वर्किंग करने की ज़रूरत है तो फिर इतनी जल्दी क्या थी ये PDM बनाने की? PDM अपना होमवर्क मुकम्मल करती फिर हुकूमत के खिलाफ आती तो ज़्यादा अच्छा था सर। फितरत और गैर फितरी ये चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं जब आपने एक सोच के साथ इकट्ठे हो गए। मैंने कोई अलाइंस तो नहीं किया हुआ, मैं कोई अलाइंस की बात को नहीं कर रहा कि मैंने एक अलाइंस करके बैठा हूँ तो फिर तो बात आप करें कि मैंने मुश्तरका इलेक्शन लड़ना। मैंने तो अलाइंस किया ही नहीं, और पार्टी ने अपना अपना सोच के मुताबिक चल रही है। अभी मेरे भाई जानिया साहब ने बात की कि करप्शन जो इस मुल्क में बहुत थी और करप्शन के बेस पे वो आए हैं। ये दवाइयों का सिलेंडर मैंने बनाया अभी 200 रुपये का, वो कहाँ से गया? आप कहते छोटा करप्शन ही, बड़ा इससे बड़ा क्या करप्शन है? चीनी का स्कैंडल मैंने बनाया, आटे का स्कैंडल मैंने बनाया, खुद इमरान खान कह रहे हैं उन लोगों उनको पकड़े क्यों नहीं रहे? क्यों पकड़े भाई? असल में बंदर बांटा है, नॉन इलेक्टेड लोग इस वक्त एडवाइज़र हैं, जितने लोग वो गवर्नमेंट चला रहे हैं और इलेक्टेड लोग घर में बैठे हैं। और फिर मुझे वो शेर याद आ गया, जब भी चाहे एक नया चेहरा सजा लेते हैं। भाई जानिया साहब भी मेरे भाई और बहुत से मेरे भाई वहाँ बैठे हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट में हिस्सा रहे हैं जितनी ये बातें कर रहे हैं। पिछली बात होगी उनके हिस्सा रहे हैं ना, कभी किसी की गवर्नमेंट में तो हिस्सा रहे। तो इसका मतलब है वो जो उमर यूब रोज़ कहता है, कल वो मिनिस्टर था वो नून लीग का, उसी मिनिस्ट्री का, आज इस मिनिस्ट्री का खिलाफ बात कर रहा है। ये हफीज है, कल हमारा मिनिस्टर भी रहा है फयाज का आज। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ना वहाँ बेवकूफ़ बनती इन चीज़ों से। और ये बातें कहनी कि जी करप्शन पे कंट्रोल करें, कंट्रोल क्या है?
कंट्रोल तो देख रहे हैं गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा पहला। साहब, अब मैं बात होके गुजारिश करूं सर, अगर आप कह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्या ये पीडीएम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रही सर? अगर आप आवाम के दर्द सबको समझते हैं, उनके मसीहा हैं सर आप, तो फिर आप क्यों नहीं खुल के सामने आते सर? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुल के सामने नहीं आ रही, ऑप्शंस के अंदर खिलाया जा रहा है उनको, आप इनके खिलाफ जद्दोजहद करें, सड़कों पर आए, आवाम आपका साथ देगी सर। पहले असेंबली में तो बात करें, असेंबली के जितने हमने जलसे किए, वो आप लोग कहते थे कि जलसे नहीं होंगे, हमने जलसे कर लिए। मेरी बात सुने, मेरी बात नतीजे की बात छोड़े, बात सुने ना, नतीजे पे बाद में पहुंचे, पहले मेरी बात आपने कहा जी करें, हमने उसी पे आगे भी आ रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च उसी का एक हिस्सा है जिसके लिए हमने कहा लॉन्ग मार्च करें। हमारा सिर्फ इख्तलाफ ये है, इस्तीफे को इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तीफे को इस्तेमाल करो जब उसकी हिट प्रॉपर लगे। ये नहीं कि इस्तीफे को दे के और ख़ुद बैठ जाओ। और दूसरा, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी ऐसा कोई काम हुआ है तो जो भी ताले आजमाए उसने उसका बेनिफिट उठाया इस मुल्क के अंदर, और उसने जमहूरियत को लपेट के अलग फेंक दिया। वो चीज़ें हमने, जब आपको याद होगा, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे, ये उसी बुनियाद पे किए थे। हम उसी एक्सपीरियंस पे बुनियाद पे बोल रहे हैं। हमने जब नवाज शरीफ साहब को ये बात कही, हमने नवाज शरीफ साहब को जो बात बाबर कराई जरदारी साहब ने, तो उसी नसीहत बुनियाद कि भाई सियासत करनी है तो फिर मैदान में आओ, घर बैठ कर ना करो कि आप इस्तीफे दे के आप बैठे रहे और हम यहाँ जेल में कैद रहे। ये तो नहीं होता, इस तरह नहीं, तब मिलकर करना पड़ता जो कुछ करना। बिल्कुल ठीक है, इसी के लिए तो हवाला दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप मुकम्मल कीजिएगा। हुसैन जानी गर्दी साहब, सर ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने एक आइनी अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी सर। इलेक्शन कमीशन ने अगर फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कोई बात की है, फैक्चुअल बात की है उसने, और वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जवाब भी जमा करवाया उन्होंने। मैं पर्टिकुलरली डस्का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो सर वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा ने चढ़ाई कर दी, इस्तीफ़ा मांग लिया। सर ये कहाँ लिखा है सर? क्या आप अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन चाहते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं चाहते। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने हर ज़माने में कहा है रिफॉर्म्स के लिए ऑफ़र दिए, और अपोजिशन रिफॉर्म्स के लिए नहीं आई। ठीक, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो, चाहे एहतसाब कमीशन की बात हो, प्राइम मिनिस्टर ने हर दफ़ा ऑफ़र दिए और हर दफ़ा अपोजिशन इस बात पे नहीं आती। दूसरी बात ये है कि पीडीएम की जो बात आप, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तो आप खुद एनालाइज कर लें कि इलेक्शन कमीशन का, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक शफाफ इलेक्शन करे, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने डस्का के बारे में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है इस बात पे कि चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर देर से पहुंचे, उनसे 20 से सर वो 20 एमएनए के हल्के में 20 चंद ही बनते हैं। अच्छा, क्योंकि एमएनए के हल्के में पोलिंग स्टेशन आपको अंदाजा है कि कितने जी 273 पोलिंग स्टेशन थे, 73-74 थे। ये एवरेज होती है 250 से 300 के दरमियान एमएनए के हल्के में कम से कम पोलिंग स्टेशन होते हैं, और इस पे एक्शन लिया है। अब जो वीडियो चल रही है, जो बयान आ रहे हैं, जो क्लिप आप भी टीवी पे सुन रहे हैं, उस पर कोई इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? सर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर वो दरखास्तों को जो है टेकअप कर लिया है, जाहिर है वो गिलानी साहब वाली भी टेकअप कर ली है उन्होंने, उसमें दरखास्त ली, टेकअप कर लिए, फंड वाली भी पड़ी है। अच्छा, उसको भी तो देखे ना, और उसको आप वो आने वाली है आगे। और जो फंड की चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, ऐसे उन्होंने वैसे चीनी आटा स्कैंडल मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन वो स्कैंडल्स की तरफ भी रोशनी डलवाई है। मैं डाल देता हूँ रोशनी। चीनी आटा स्कैंडल बताए ना, चीनी की मिलें किनकी है, आटे की मिलें किनकी है, वो किसके साथ है, और कहाँ पे। जरदारी साहब का भी नाम लो, जरदारी साहब का नाम लेना, तो बंद पड़ी है, नवाज शरीफ साहब का भी बंद पड़ी है, जरदारी साहब भाई वो बंद पड़ी है, कितनी मिले, वो बंद पड़ी है। पंजाब से, आप तो खुद कह रहे हो बंद पड़ी है, पंजाब से आपका रिकॉर्ड है, नहीं पड़ी, वो चल रही है, और पंजाब से गन्ना सिंध की तरफ जाता है। अच्छा, दवाइयाँ जो कियानी साहब ने जो मेडिसिन का किया वो मैंने कराया 200 रुपये। आप चैलेंज करें ना, सबूत दें खुद ना, इमरान खान ने सबूत लेकर उसको फारग कर दिया।
खुद उन्हें इस्तीफा लिया। अपोजिशन का काम होता है ना। देखिए नहीं सर, वो कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा फिर क्यों लिया गया था? इसी बुनियाद पर इस्तीफा लिया गया। वजूहत हो सकती जी, इस्तीफे की तो कई वजूहत हो सकती। नहीं कोई वजूहत नहीं। अच्छा अच्छा, चले हुसैन जानी गद्दी साहब ये गुजारिश। एक अच्छी मिसाल है ना कि सिटिंग गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया। और फिर अब माजी की मिसाल ही बता दे, माजी की मिसाल भाई बता दे। इस्तीफा लेके उसको सेक्रेटरी जनरल लगा दिया पार्टी का, तो कौन सी रिवॉर्ड दे दिया ना। केपीके में जब अच्छा, डाउट हुआ नहीं, था तो देखिए, केपीके इस तरह- में इस मिनिस्टर तरह- जो है उनसे रिजाइन ले लिया गया था। मिनिस्टर से तो रिजाइन अच्छी लेना, बात को इमरान- मिनिस्टर से रिजाइन इमरान लेना साहब appreciate भी सर करना चाहिए। appreciate नहीं, नहीं, appreciate देखिए, तब करेगा, यूं तो सलाह भी ली उसे। नहीं सर, यूं तो फिर नवाज शरीफ साहब ने परवेज रशीद साहब से भी इस्तीफा लिया था सर, वो मरहूम वो मुशाहिदुल्लाह मेमो- खान साहब से भी लिया था नहीं, मेमो गेट्स सर। का नहीं वो वो कहाँ जो नहीं, नहीं, इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं ना आप, देखिए ना, ऐसे ना अच्छा, करें। और नवाज शरीफ साहब ने जो अच्छा। परवेज दिया था, सारा आप जैसे सारे साथी जानते हैं कि परवेज वो रशीद किन से कुव्वतों के इस्तीफा डर से, किन कुव्वतों के डर से लिया था। अच्छा। वो और आपको किसको पता है। बचाने के लिए लिया था ये भी अच्छा बता अच्छा देना। अच्छा सर, अच्छा आखिर के अंदर नवाज शरीफ जी के। प्लीज, आखिर के अंदर सर चंद गुजारिशात। असल बात वक्त यह है खत्म हो गया। सलाम साहब कि हम ये सारी डिबेट्स भी करते रहे जी। हैं। अभी जो हो गया सेनेट इलेक्शन, उसमें भी आपको पता है जिस तरह से सारा कुछ हुआ है कि सबको पता है कि कौमी असम्बली वाला जब वोटों की बात आई थी हफीज़ शेख साहब के लिए, तो हफीज़ शेख साहब के वोट मुस्तरद हो गए और उस पर कोई बात नहीं की। अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुस्तरद हो गए 6 वोट, तो इस पे भी क्या है। ये उस तरह मुस्तरद बात है? सुन ले, नहीं, पहले किस तो तरह वो हुए, तो मेरा बाद ख्याल में है, जो- आप कानूनी, आप माहिर कानून है, आप बात बेहतर गलत कर समझते रहे हैं। हैं। अब बात मेरे गलत ख्याल कर रहे में हैं। गिलानी और- साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे नहीं, वो जब वो देखिए, कानूनी कोर्ट तौर में पर चले देखा गए जाएगा हैं, मामला। कोर्ट में चले गए हाँ हैं, जी। उन्होंने वहां जाके जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 90 है ना, उसकी सब क्लॉज 5 है, वो उसी के तहत उन्होंने उसका सहारा लेके पिटीशन करनी है और वो उनके पास एक लीगल फोरम है, फोरम मौजूद वो है, चले बिल्कुल जाएं। ठीक वो है। चूंकि उनकी पार्टी का भी एक बन गया मौकफ कि हमने चाह रहे हैं में वो। जाना है, वो जाएंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक कुछ हो रहा है कि अभी वो उधर हफीज शेख साहब का भी इस तरह वोट मुस्तरद हुए नहीं, ये हैं। गलत बात कर रहे हैं। बात पूरी करने दें नहीं, मीज़ा। आप बात ही आप गलत चॉइस कर सब रहे खुद ही कहते हैं कि जब कोई बात कर रहा है आप उसको बात बात ही पूरी गलत कर कर रहे रहे हैं, तो हैं। मैं आप क्या अपनी बात पे रद्द आपने कर मेरी- दीजिए। आपने मेरी बात को करेक्ट करने के लिए मैंने सीधा आपको बोले, नहीं, हम मैंने सीधा- आपको नहीं किया इंटरप्ट। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी सियासी जमातें ना, अफसोसनाक बात है अरसलान साहब, सारी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत कर रही हाँ। हैं और उसी पुराने वतीरे पे चल रही हैं। अगर आप ये कहें ना कि वो पिछलों से सबक, सब अपनी अपनी सियासत मैं कर रहे हैं, अपने अपने मुफादात हैं, बिल्कुल ठीक है। मुफादात कर रहे हैं। अफसर, अवाम का इस चॉइस साहब, मुल्क का नहीं मैं सोच आखिर रहे। में आपसे जानना अवाम का और चाहूंगा इस मुल्क का नहीं सोच रहे। सीईसी का फैसला क्या होगा मुतवक्का तौर पर? मैं एक बात कहूँ, अभी उन्होंने कहा, ये जो बात कह रहे थे जी, वो पार्लियामेंट, वो बहुत सी इस्लाहत लाना चाहते हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने बाकायदा 91 क्लॉजेज के इस्लाहत लेके आई है। ये जो कल खत लिखा गया उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसी कमेटी की इस्लाहत को लेके आते, इम्प्लीमेंट करते थे, जान छूट जाती, किसी ने रोका, उसमें सारी पार्टी शामिल थी। ठीक, जब काम नहीं करना तो बातें बहुत करनी है और अमल हो, उसी उन्हीं 16 लोगों के जिनके खिलाफ कर रहे थे, उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया ना, उनको निकाला तो नहीं गया अभी तक। और जहाँ तक मेरी उसका दल 3 तारीख को हो रही है, ठीक, जी 3 तारीख को हमारी मीटिंग हो रही है, उसमें पता चल जाएगा। जी सर। ये पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनसे लिया जिन्होंने वोट नहीं दिया। हमें तो मालूम नहीं है ना वोट खुद ही वो कहते हैं मेरे पास 16 बंदों की लिस्ट है, खुद इमरान खान साहब जिन्होंने इनको वोट दिए ये लिस्ट शाये करें, हम उनके खिलाफ हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की कि ज़राअत से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात की जा सके और पीडीएम के मुस्तकबिल और उसके आइंदा के लाएअमल के ऊपर भी बात जो है वो हमने की। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।